नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और इंडिया 360 में सबसे पहले खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से। गोरखपुर में अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से 30 मासूम मौत की आगोश में समा गए। ये घटना गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की है। मरने वालों में 10 बच्चे एनएनयू वार्ड और 12 एन्सेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती थे। भारी कोताही बरती गई है अस्पताल की तरफ से। यहां पर सप्लाई जो करता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी कंपनी, उसको भुगतान नहीं किया गया पैसे का, इसीलिए उन्होंने सप्लाई ही ऑक्सीजन की सप्लाई ठप कर दी। बताया जा रहा है कि 69 लाख रुपए का भुगतान ना होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म ने ऑक्सीजन की सप्लाई कल रात से ठप कर दी और 30 मासूम मौत की आगोश में समा गए। बेहद दर्दनाक खबर यह आ रही है गोरखपुर से। इनमें से कुछ बच्चे एनएनयू वार्ड में यानी कि नियोनेटल वार्ड में थे और 12 एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित थे। वो एन्सेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती थे और उन सभी की मौत हो गई। 10 बच्चे एनएनयू वार्ड में थे, 12 एन्सेफेलाइटिस थे और इस पीछे वजह यह है कि कुल 69 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था उस कंपनी को जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, वो नहीं किया गया और कंपनी ने फौरन से ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया। जो सीएमओ है उस अस्पताल के यानी कि सीएमएस है उस अस्पताल के, आरएस शुक्ला, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्यों नहीं दिए गए पैसे शुक्ला साहब? पैसे उनको भुगतान कल कर दिया गया है। तो फिर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों ठप कर दी? नहीं, कल के पहले उन्होंने चेतावनी दे दिया था कि मैं खत्म कर दूं, उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन सिलेंडर वाले ऑक्सीजन हमारे पास थे पहले से ही। हेलो जी। तो जो सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है बड़े बड़े में, वो सप्लाई हमने करा दिया था उसमें। तो फिर बच्चों की मौत कैसे हुई है? नहीं, ये तो हमारे यहाँ जो 30 मौत बता रहे हैं, ये 10 तारीख और 11 तारीख के अभी तक का बता रही है। तो इसमें 23 मौत जो है 10 तारीख में हुआ है और 11 में अभी तक हुआ है 7। 23 और 7 मिलाकर के 30 बता रहे हैं। इसमें 23 में से हमारे 14 मौत हुई है जो बच्चे तुरंत पैदा होते हैं उनको किसी कारण से, जिसमें कि कोई ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। और बाकी इंसेफेलाइटिस से 3 है और नॉन इंसेफेलाइटिस की वजह से 6 है। तो टोटल हमारे और आज के 7 है इंसेफेलाइटिस और अन्य कारणों से 7 है, तो टोटल ये 30 है। नहीं शुक्ला साहब, आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये बच्चों की मौत की वजह क्या है। आप कह रहे हैं किन्हीं कारणों से मौत हो गई। जो 14 बच्चों की मौत हुई है 11 की रात को, हमारे यहाँ किस वजह से हुई है? हाँ, ये देखिए, जो भी इंसेफेलाइटिस में आने कारण से छोटे बच्चे सीरियस होकर के पूरे मंडल से बच्चे आते हैं दूर दूर से, तो डेली ही 10-12 मौत होती है उसमें। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेली 10-12 मौतें ऐसे ही हो जाती हैं। आपका कहना है आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई थी, आपने पूरा इंतजाम कर रखा था। ऑक्सीजन जरूर खत्म हो गया था, लेकिन पहले से ही हमारे पास सिलेंडर के ऑक्सीजन का इंतजाम था और वो अभी भी कंटिन्यूअस सप्लाई हमारे जहाँ इसका डिपो रहता है उसके यहाँ से कंटिन्यूअस सिलेंडर हमारे पास आ रहे हैं। बड़े बड़े लिक्विड खत्म हो गया जरूर, अभी भी खत्म है। और उनका पेमेंट भी कल कर दिया गया है, वो देने के लिए राजी हो गए हैं। बताएं शायद 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन फिर से आ जाएगा। नहीं शुक्ला साहब, आप साफ साफ बताइए कि आप कह रहे हैं आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी, बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी तरफ से बंद हुई थी, आपके पास सिलेंडर थे। सिलेंडर थे हमारे पास, अभी भी पर्याप्त मेरे पास सिलेंडर है। पर इस कंपनी ने, जो कि अचानक भुगतान होने के बावजूद भी सप्लाई बंद कर दिया, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, तो अब इसके टोटली क्योंकि प्रिंसिपल साहब भी जो है, प्रिंसिपल साहब भी हमारे सामने है। हॉस्पिटल में कितनी मौत हुई है, हम सर्जरी की बात करें और भी कहीं की बात करें, मेडिसिन में मतलब पूरा हॉस्पिटल की बात करें, कुछ समय लगेगा। जो टेंडर था 31 मार्च को डॉक्टर राजू मिश्र द्वारा खत्म कर दिया गया। इस पर हम नहीं कोई बहस करना चाहते हैं। आज जो विषय हम उस पर बात करना चाहते हैं। सीएमएस जो शुक्ला साहब हैं अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुद जो मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने कहा था किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद ऐसा कैसे होने दिया गया? नहीं, ऑक्सीजन है हमारे पास में, पर्याप्त ऑक्सीजन है इस समय कोई ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन तो खत्म हमारा 11 बजे के बाद हुआ है।
उसके बाद से हमारी शुक्ला साहब, वहां पर जो बच्चों के परिजन हैं उनका साफ कहना है कि जो लापरवाही है अस्पताल की तरफ से हुई है। आप कह रहे हैं 10-12 बच्चे तो ऐसे ही आकर के मर जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। हमारे पास 10-12 तो पर डे कहाँ खड़ा है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का जी। ऑक्सीजन जब से खत्म हुआ उसके बाद से तो मात्र 7 डेज अभी तक हुआ है। जब से लिक्विड वो बता रहे खत्म होना, उसके बावजूद ही मात्र 7 डेज अभी तक हुई है। तो फिर आप कह रहे हैं कि जो परिजन है वो गलत बोल रहे हैं? नहीं वो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से नहीं डेथ हुई। तो 9 डेथ तो बिल्कुल छोटे बच्चे जो तुरंत पैदा होते हैं उसमें से थे 9 न्यूनेटल जिसको बोलते हैं न्यूनेटल डेथ जी। नहीं तो उनकी मौत की वजह क्या है? जो न्यूनेटल वार्ड में बच्चे थे तो हर केस में इंडिविजुअल में अलग अलग कारण होते हैं। वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होंगे वही बता पाएंगे, क्योंकि एक बीएससी को अलग अलग कारण लिखा होता है। और ये दिन में 12 बजे 1 बजे ऐसे करके डेथ हुआ है। कल में हुआ है उसका 9 बच्चों का। और जो एंसेफेलाइटिस वार्ड में बच्चे थे, एंसेफेलाइटिस वार्ड में कल का कितना जी हाँ एंसेफेलाइटिस वार्ड में कल का 3 है और आज का 2 है। नहीं आप नंबर गिनाने में लगे हुए हैं शुक्ला साहब, आप वजह क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको ये पता नहीं है कि मौत की वजह क्या है, फिर भी आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। बाकी जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जो भी पीडियाट्रिशियन है, वो दिन रात ड्यूटी पर लगे रहते हैं। तो इंसेफेलाइटिस बीमारी सीरियस है, उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर और जो भी कारण होते हैं डॉक्टर उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर ही लिखते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से ये मौतें नहीं हुई। तो फिर ऐसा क्यों है कि आप ही के अस्पताल के ऊपर ये इल्जाम है कि यहाँ पर साल दर साल बच्चों की मौत होती है, खासतौर पर एंसेफेलाइटिस पे? नहीं, एंसेफेलाइटिस तो मैडम ये बीमारी सीरियस है। इसमें तो कुछ न कुछ डेथ तो हमेशा होती है। डेली पूरे मंडल से, बिहार प्रांत से भी मरीज आते रहते हैं। और एंसेफेलाइटिस सीरियस बीमारी, इसमें 7 आदमी तो ऑक्सीजन हमेशा, जब लिक्विड ऑक्सीजन का तो भी डेथ होती है उसमें। अच्छा शुक्ला साहब, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। आपको पता था कि ये कंपनी है, इसका पैसा बकाया है, आपको क्या इमरजेंसी पेमेंट नहीं करना चाहता था? जब आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी 1 सेकंड के लिए भी इन बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। आज आप ये कह रहे हैं हमारे पास सिलेंडर भी बाकी पड़े हुए थे। ये बात पहले क्यों नहीं सोची गई? नहीं, ऐसा कि सिलेंडर का तो तभी लगाया जाता है जब लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होता है। तो पेमेंट में कुछ देरी हुआ है, लेकिन वो पेमेंट प्रिंसिपल साहब के अफसर से होता है। प्रिंसिपल साहब है। तो पेमेंट में देरी क्यों हुई? ये सप्लाई ठप करने की नौबत ही क्यों आई? अब ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब और उनके जो ऑफिस के लोग हैं वही बता पाएंगे। और इस सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि कोई लापरवाही नहीं है, आपकी तरफ से पूरी तैयारी थी। ऑक्सीजन हमारे इमरजेंसी में ऑक्सीजन मेरे पास हमेशा रहता है कि कभी भी इस तरह का काम होता है तो ऑक्सीजन हम लगा देते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई का ही मतलब है ना। लिक्विड वाला तो मामला उनका चल रहा था, लेकिन सिलेंडर दूसरे जगह से आता है, लोकल से आता है। लोकल ऑक्सीजन हमेशा रहता है हमारे पास में। तो इन 30 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? अब जिम्मेदार तो ट्रीटमेंट, हर मरीज के अलग अलग कारण होते हैं उसमें, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी वाली बात जो कहा जा रहा है वो गलत है। ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं। चलिए, ऑक्सीजन की कमी की बात अगर आप इतने जोर से कह रहे हैं, जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि इसकी वजह नहीं है, आप ही बताइए, जवाबदेही तो आपको ही करनी होगी। 30 बच्चों की मौत की क्या वजह है? कौन जिम्मेदार है? जो आपके अस्पताल में, आपकी देखरेख में जिन्होंने दम तोड़ दिया? जब तो भाई बच्चे जब सीरियस आएंगे तो बहुत से बच्चे पैदा होते रोते नहीं है। वो क्षेत्र से चले आते हैं, वो 1-8 घंटे में किसी न किसी कारण से उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उसमें डेथ हो जाती है। ये तो आप 9 बच्चों की बात कर रहे हैं। जो 30 बच्चों की मौत हुई है, उनकी किसकी जिम्मेदारी है? अब जिम्मेदारी हम लोग देखेंगे, इसकी इंक्वायरी कराएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा। चलिए, 30 बच्चों की मौत के बाद आप कह रहे हैं अब इंक्वायरी की जाएगी। कितनी इंक्वायरी हुई है और कितने उसकी फाइंडिंग्स आई हैं और कितने लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी शुक्ला साहब कि अभी आपको पता है कि आपके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे कोताही हुई है, लापरवाही हुई है। क्या आपने प्रारंभिक तौर पर ही सही कुछ भी एक्शन लिया है? ये सब भी आप बस इंक्वायरी बोल करके पल्ला झाड़ रहे हैं? नहीं, फाइनेंशियल पावर हमारा प्रिंसिपल साहब के पास है। प्रिंसिपल साहब से ही बात करना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब आउट ऑफ स्टेशन है, तो कल आ जाते हैं तो कल आप उनसे बात कर लीजिएगा।
और जब 9 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा था, तब तो ऐसा दिखाया गया था जैसे कि सब कुछ एकदम सही है जी। तो फिर ये कैसे हो गया 2 दिन बाद, 24 घंटों के अंदर? शुक्ला हमें साहब, इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमें इसके बारे में जानकारी इसलिए नहीं कि हमने कल ही अभी ज्वाइन किया है यहाँ पर। नया ट्रांसफर हुआ था महाराजगंज से, हमने कल ज्वाइन किया है। जी शुक्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज तक से बात की, इंक्वायरी की, एक बार फिर से बात की जा रही है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान तो ये दावे किए गए थे कि सब कुछ बिल्कुल तैयार है, सारे प्रबंध किए जा चुके हैं। अब जो है, जो सीएमएस से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब इंक्वायरी की जाएगी। वहां पर जो परिवारजन है इन बच्चों के, क्या कह रहे हैं, कहां लापरवाही? पद्मजा देखिए, बहुत भारी लापरवाही सामने आई है। परसों यानी कि 9 तारीख को खुद मुख्यमंत्री वहां गए थे। बकायदा ये जो अस्पताल है, ये जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें तकरीबन मुख्यमंत्री 4 घंटे रहे हैं। उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है। जो इंसेफेलाइटिस वार्ड है उसमें उन्होंने काफी वक्त गुजारा है। लेकिन उनके निकलने के बाद, यानी कि कल जब वो महाराजगंज में थे, कल से लेकर आज तक ये मौत का आंकड़ा 30 पहुंच चुका है। और इसकी खुद पुष्टि की है जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है इस मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इसमें ज्यादातर वो बच्चे हैं जो नवजात हैं, जो नियोनेटल, जिनको उस वक्त सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत होती है। और जो सबसे बड़ा तथ्य सामने आ रहा है वो है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई न होने की वजह से इस मौत का होना। दरअसल अस्पताल इस बात को नकार रहा है कि ऑक्सीजन कोई वजह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल ये मान रहा है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुका था और वो पूरा अस्पताल वैकल्पिक व्यवस्था पर चल रही थी, यानी कि जो सिलेंडर का ऑक्सीजन था उसके आधार पर चलाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक सामने आई है। और वो तब आई है सामने जब खुद मुख्यमंत्री उसका न सिर्फ दौरा करने गए थे, बल्कि उन्होंने पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश की थी। तो ये एक ऐसी घटना सामने आई है जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। इतने बच्चों की मौत को बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता। कई परिवारों के बच्चे इसमें मरे हैं, कई माओं का कलेजा इस वक्त चित्कार रहा है, लेकिन ये सचमुच बहुत बड़ी घटना सामने आई है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है अभिषेक कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, 30 मासूमों की जान जाने के बावजूद, अस्पताल अभी भी कह रहा है हमारी तो तैयारी पूरी थी, 10-12 बच्चे तो ऐसे ही मर जाते हैं रोज। बिल्कुल, अस्पताल की तरफ से जो बातें आ रही हैं उनका कहना है कि चूंकि ये मेडिकल कॉलेज है और चारों तरफ से यहाँ गंभीर किस्म के मरीज आते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोगों की मौत होती है, बच्चों की मौत होती है। और एक आंकड़ा ये है कि इंसेफेलाइटिस से हर दिन तकरीबन 4-5 बच्चों की मौत जरूर होती है, लेकिन एक दिन में 36 घंटों में 30 बच्चों की मौत, ये एक बड़ा आंकड़ा है और इसे किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि इतने बच्चों की मौत होती है, ये शर्मनाक है। और जिस जांच की बात की जा रही है, हालांकि अब जांच में क्या निकलता है ये देखना होगा, लेकिन गोरखपुर वो जिला है जो आप समझ सकते हैं इस वक्त कितना बड़ा वीआईपी जिला है, और उस जिले में अगर इतनी बड़ी कह सकते हैं लापरवाही होती है, वो भी खुद मुख्यमंत्री के दौरे के बाद होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ी ये गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी का सामने आना जरूरी है, एक बड़े जांच की बहुत जरूरत है इस मामले में। पहली नजर में कुमार अभिषेक, कहां चूक हुई है, किसने की ये भारी लापरवाही? देखिए पद्मजा, ये लापरवाही जो हमें जानकारी मिल रही है वो सीधे इसमें कहीं ना कहीं जो सिलेंडर का अवेलेबल नहीं होना, गैस का जो ऑक्सीजन का अवेलेबल नहीं होना, ये बड़ी लापरवाही है। किस वजह से ये गैस ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाई? दरअसल यहाँ पर एक लिक्विड ऑक्सीजन का संयंत्र लगा है जिससे कि सप्लाई की जानी है, लेकिन एक कंपनी भी है जो कहा जा रहा है कि उसका 60 लाख रुपए का बकाया था इस हॉस्पिटल पर, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और 3 दिन पहले उस कंपनी ने अपना नोटिस दे दिया था और उसने
सप्लाई कल बंद कर दिया है और उसके बाद से वैकल्पिक ऑक्सीजन की सप्लाई पर ये जो दोनों जो बच्चों के वार्ड हैं या जो इंसेफेलाइटिस के लिए जो सीसीयू आईसीयू बना है वो चल रहे थे। और जो मुझे समझ में आ रही है वजह वो यही है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और उससे इतने बच्चों की मौत हुई है। इन बच्चों के परिजनों को किस तरह का मुआवजा दिया जा रहा है? देखिए, अभी तक प्रशासन ने पूरी तरीके से इस मामले की न तो जांच की है और न ही अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस तरह का आया है कि इस मामले में क्या हुआ है। दरअसल डीएम इस वक्त पहुंचने वाले हैं और एक जांच की बात की जा रही है कि इस पूरे मामले की वजह की जांच की जाएगी कि इतने बच्चों की मौत कैसे हुई और उसके बाद ही इसका पता लग पाएगा। लेकिन मुआवजे की बात तो होगी, मुआवजा दिया भी जाएगा, लेकिन पद्मजा जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए ये मुआवजा मायने नहीं रखता है। और सबसे जरूरी, सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री के सामने किस तरीके से, एक तरीके से बोले तो मुख्यमंत्री की आंखों में भी धूल झोंकी गई है, क्योंकि उनके दौरे के दौरान ऐसा दिखाया गया जैसे सब कुछ सही है, पर उस वक्त भी प्रशासन को मालूम था कि इस कंपनी को, ऑक्सीजन देने वाली कंपनी को पैसों का भुगतान नहीं किया गया है। देखिए, परसों हम लोग खुद गोरखपुर में मौजूद थे जब मुख्यमंत्री इस पूरे हॉस्पिटल कैंपस का जायजा ले रहे थे। बकायदा वो एक एक वार्ड घूम रहे थे, यहाँ तक कि जो इंसेफेलाइटिस वार्ड है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर किस्म के बीमार बच्चे वहां पर हैं। एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक 490 बच्चे इसमें एडमिट किए गए हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। ये एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है जो सिर्फ इंसेफेलाइटिस वार्ड का है। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से उन्होंने कल पूरी समीक्षा की है, पूरी बैठक की है और वो चूंकि गोरखपुर का ये मेडिकल कॉलेज उस पूरे मंडल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं और खास करके जो इंसेफेलाइटिस को लेकर के एक कह सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी अगर कहीं कुछ उपलब्ध है तो वो इसी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बकायदा पूरा न सिर्फ इसका जायजा लिया बल्कि कई घंटे तक मीटिंग की है उन्होंने कि कैसे आखिर सुधरे। बावजूद उसके उनके जाने के तुरंत बाद ये एक तरीके का हादसा होता है और पिछले 36-40 घंटों में इतने बच्चों की मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है पद्मजा, जिसकी बड़ी जांच की जरूरत होगी कि आखिर अगर हम अस्पताल के दावों की ही बात कर लें कि बहुत गंभीर किस्म के मरीज आते हैं और हर दिन 10 से 12 बच्चों की मौत हो जाती है, तो भी 20 बच्चों की मौत अलग से कैसे हो गई, ये एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं प्रशासन को इसका जवाब देना होगा और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। कुमार अभिषेक, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर सेंसर बोर्ड के नए चीफ होंगे प्रसून जोशी। उन्होंने जगह ली है। पहलाज निलानी की कई विवादों से घिरे हुए थे। पहलाज निलानी, कई बार उनकी आलोचना भी की गई थी कि उन्होंने गैर वाजिब कट्स किए थे कई फिल्मों में, और अब उनकी जगह ले ली है प्रसून जोशी। पहलाज निलानी की जगह अब सेंसर बोर्ड के चीफ होंगे प्रसून जोशी। जाने माने लिरिसिस्ट हैं वो, कई फिल्मों के उन्होंने डायलॉग, कई मशहूर गाने भी उन्होंने लिखे हैं और अब सेंसर बोर्ड के चीफ होंगे प्रसून जोशी। उन्होंने जगह ली है पहलाज निलानी की। सबसे बड़ा जो विवाद था पहलाज निलानी को लेकर के वो था उड़ता पंजाब में। उन्होंने जो कई कट्स दिए थे उसको लेकर के कई दिनों तक विवाद चला था। जो फिल्म मेकर्स थे, जो उसके निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने कहा था कि वो ये कट्स नहीं करेंगे पिक्चर में। उसके बाद कई और भी विवाद खड़े हुए। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को लेकर के भी कई विवाद थे और इन्हीं सब विवादों के बीच अब पहलाज निलानी की जगह प्रसून जोशी को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। प्रसून जोशी अब सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। पहलाज निलानी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कई दिनों से यह मांग चल रही थी। कई जो फिल्म निर्माता हैं उन्होंने सरकार से कहा था कि पहलाज निलानी की जगह किसी और को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड के अंदर भी कई ऐसे सदस्य थे जिनकी पहलाज निलानी के साथ बनती नहीं थी। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया हिमांशु?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रहलाद निलानी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे, चाहे उड़ता पंजाब हो या उससे पहले भी कुछ मूवीज को लेकर उन्होंने विरोध किया था। उसके बाद से वो बहुत कंट्रोवर्सी में थे। सरकार किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी और इसीलिए प्रसून जोशी को लेके आए और लाया गया है कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल है और जिस तरीके का एक उनका काम करने का तरीका है वो एक यंगस्टर्स के लिए है। और 2014 का जो प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन था उसका ज्यादातर काम जो है प्रसून जोशी ने ही देखा था। और मैं आपको बता दूं कि प्रसून जोशी प्रधानमंत्री के लिए कई कैंपेन के लिए कई गाने लिख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रसून जोशी को लाकर सरकार जो है किसी भी तरीके की जो आने वाले दिनों में कंट्रोवर्सी है उससे बचना चाहती थी। जी, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।